हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे केल्सन्स प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। ये जो रेस्पोंडेंस सीरीज का पार्ट है, ठीक है। यूनिट 6 हम पढ़ेंगे केल्सन्स प्योर थ्योरी ऑफ लॉ इन जो रेस्पोंडेंस, ठीक है। क्या क्या हम ऑब्जेक्टिव से इसमें पढ़ेंगे? अंडरस्टैंड हेंस केल्सन्स प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, एक्सप्लेन व्हाई केल्सन called it a pure theory, understand the concept of norms, explain the hierarchy of laws, Stufenbau theory, understand the grand norm which is called basic norm, differentiate law with morality, explain the criticism of Kelsen theory, राइट यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन आंसर्स, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में आते हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन इन जूरिस्पोंडेंस इज व्हाट इज लॉ, ठीक है। Many jurists answered differently. Natural law thinker said law comes from the morality and justice. Einstein said law is the command of sovereign. Sociological jurists said law exists because society needs it. But Hans Kelsen gave a complete different answer. तो हैंस केल्सन ने यहाँ पे लॉ को एक कम्प्लीटली अलग व्यू से देखा, ठीक है। इसने क्या कहा? लॉ शुड बी स्टडीड ओनली एज ए लॉ, मतलब लॉ को इन्होंने कहा कि लॉ को सिर्फ एज ए लॉ की तरह ही स्टडी करना है, नॉट एज मोरलिटी, रिलीजन, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी। तो इन्होंने कहा कि लॉ को इन सब चीज़ों से दूर रख के पढ़ना चाहिए, ठीक है। किससे दूर रखना चाहिए? मोरलिटी, रिलीजन, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी। तो अगर हम इन सब चीज़ों से दूर कर देते, ये जो हमारे जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं, इन सबको दूर कर देते हैं और उसको एज ए प्योर लॉ की तरह देखेंगे, मतलब ये सारे जो हमारे जो वेरिएबल्स हैं, मोरलिटी, रिलीजन, पॉलिटिक्स, जो ये सब जो इफ़ेक्ट करते थे लोगों ने, जैसे पहले आइंस्टीन ने कहा, सोशोलॉजिकल लोगों ने कहा, हिस्टोरिकल नेचुरल लोगों ने कहा, तो उन सब चीज़ों को हम साइड कर देंगे और इसको एज ए प्योरली लॉ की फॉर्म में देखेंगे। तो इसीलिए इसको जो है प्योर लॉ भी कहते हैं। जो ये हमारे जो हेंस केल्सन ने कहा, इन्होंने कहा प्योर थ्योरी इसलिए क्योंकि ये जो जितने फैक्टर्स हैं इनको हमने हटा दिया है। जैसे कुछ चीज़ में होता है ना कि ये इम्प्योरिटीज मैंने सारे हटा दिए, अब सिर्फ प्रॉपर कोर चीज़ बचा है, अब इसको हम पढ़ेंगे। तो सेम वही चीज़ है। दिस बिकम्स नोन एज द प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। प्योर थ्योरी इसलिए क्योंकि ये सारे चीज़ें जो वेरिएबल फैक्टर्स थे, इन सब चीज़ों को इन्होंने साइड कर दिया, हटा दिया। अब बोल रहे हैं कि जो प्योर बचा लॉ, सिर्फ वही लॉ हम पढ़ेंगे। हु वाज हेंस केल्सन? हेंस केल्सन वाज बॉर्न इन 1881 और 1973 में डेथ हुआ था इनका। ये एक ऑस्ट्रियन जूरिस्ट थे, लीगल फिलोसफर थे, कॉन्स्टिट्यूशनल स्कॉलर थे। हिज फेमस बुक वाज प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, 1934 में आया था और रिवाइज्ड वर्जन 1960 में आया था। इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीगल पॉजिटिविस्ट। वाई इट इज कॉल्ड प्योर थ्योरी? द वर्ड प्योर मीन्स फ्री फ्रॉम आउटसाइड इन्फ्लुएंसेज। जो ये सारे टर्म्स थे हमारे, ये आउटसाइड इन्फ्लुएंस थे, मतलब ये सब इनको लॉ को इम्पैक्ट कर रहा था, ठीक है, उन लोगों के हिसाब से। तो इनके हिसाब से ये सारा चीज़ों को हटा दिए। इसका बोल रहे हैं कि इससे कोई इन्फ्लुएंस नहीं आ रहा है, इससे इसका लॉ पे कोई प्रभाव नहीं है, ठीक है, इनका ये कहना है, ठीक है। तो इन्होंने कहा फ्री फ्रॉम आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू केल्सन, लॉ शुड नॉट बी मिक्सड विथ मोरलिटी, रिलीजन, इथिक्स, पॉलिटिक्स, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड जस्टिस। उन्होंने कहा कि इन सब चीज़ों से लॉ को साइड करके देखें, ठीक है। ही बिलीव्ड दैट लॉ मस्ट बी स्टडीड साइंटिफिकली, जस्ट लाइक केमिस्ट्री स्टडीज केमिकल्स, लॉ शुड स्टडी ओनली लीगल रूल्स। तो इनके हिसाब से क्या था, प्योरली हम सिर्फ लॉ पढ़े जो एज इट इज है, ना कि जो है हम आउटसाइडर जो इन्फ्लुएंस फैक्टर है, जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं, उनको हम साइड करके चलें, ठीक है। तो सपोज पार्लियामेंट, एग्जाम्पल दे रहे हैं, सपोज पार्लियामेंट पासेज ए लॉ वियरिंग हेलमेट्स इज कंपल्सरी। ए जज शुड नॉट आस्क इज इट इज मॉरली गुड, इज इट इज़ फेयर, इट इज़ रिलीजियसली एक्सेप्टेबल। मतलब कि अगर एक लॉ पास किया गया है कि हेलमेट पहनना है, तो ये सारा क्वेश्चंस नहीं राइज होना चाहिए। क्यों? इसमें तो मोरलिटी का नाम नहीं है, हमें जस्टिस में देखना नहीं है, इज इट इज़ रिलीजियस भी, रिलीजन को भी लाना नहीं, इकोनॉमिक्स को भी नहीं लाना है, इथिक्स भी नहीं लाना है। तो इस एंगल से हमें इस चीज़ को नहीं देखना है, हमें सिर्फ देखना है कि अच्छा इन्होंने पास किया है तो उसे हमें पढ़ना है, ठीक है। इंस्टेड आस्क ओनली वाज दिस लॉ वैलिडली मेड, मतलब ये क्या इनके द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा बनाया हुआ है? हाँ, ठीक है, तो फिर ये प्योर थ्योरी है, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्योर थ्योरी, केल्सन वांटेड टू मेक ज्यूरिस्प्रूडेंस ए साइंस। उन्होंने प्योर थ्योरी इसलिए कहा क्योंकि जो वो ज्यूरिस्प्रूडेंस एक साइंस की तरह देखना चाहते थे और सारे जो इन्फ्लुएंस फैक्टर्स थे उनको साइड करके। ही बिलीव दैट लॉ शुड आंसर ओनली वन क्वेश्चन, इज दिस ए वैलिड लॉ। उनके हिसाब से लॉ को से सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहिए, क्या वैलिड है,
और वैलिड है मतलब क्यों, किसने बनाया है। अगर किसी आम आदमी ने बनाया तो लॉ होगा नहीं, ऑब्वियसली बात है। कोई सॉवरेन या अथॉरिटी बनाया तो लॉ है। बस उनका यही सवाल है, अच्छा किसने बनाया, अच्छा ये बनाया तो ठीक है फॉलो कर लेंगे हम, ठीक है। अब है केल्सन डिफिनेशंस ऑफ लॉ। अकॉर्डिंग टू केल्सन लॉ इज ए सिस्टम ऑफ नॉर्म्स रेगुलेटिंग ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। तो केल्सन ने कहा कि जो लॉ है एक सिस्टम है नॉर्म्स का, ठीक है। नॉर्म्स मतलब रूल्स विथ सम बिहेवियर, रूल्स विथ सम बिहेवियर इज कॉल्ड नॉर्म्स, और उसका एक सिस्टम है लॉ, ठीक है। नोटिस ही नेवर सेज लॉ इज जस्टिस, लॉ इज मोरालिटी, लॉ इज रिलीजन। उन्होंने कभी ये सब चीज़ नहीं कहा, ठीक है। उन्होंने कहा इट्स ए सिस्टम ऑफ नॉर्म्स। उन्होंने कहा कि ये जो पूरा लॉ है एक सिस्टम ऑफ नॉर्म्स है। व्हाट इज नॉर्म? ए नॉर्म मीन्स रूल्स प्रिस्क्राइबिंग व्हाट आउट टू बी डन, ठीक है। मतलब एक रूल ऐसा जो प्रिस्क्राइब कर रहा है कि क्या करना चाहिए, व्हाट टू बी डन, तो उसको हम नॉर्म्स कहते हैं। एग्जाम्पल ट्रैफिक सिग्नल, रेड लाइट नॉर्म, ठीक है। स्टॉप, ग्रीन लाइट नॉर्म, गो, ठीक है। मतलब अगर एक ग्रीन लाइट है तो ठीक है, उसमें नॉर्म क्या कहेगा, रूल क्या कहेगा, जाना है, ठीक है। सिमिलरली इनकम टैक्स का नॉर्म क्या कहेगा कि पे टैक्स। आईपीसी का क्या कहेगा, डू नॉट मर्डर। तो एक मतलब एक रूल है, उसका एक नॉर्म है, मतलब उसका एक क्या करना है और टू बी, ठीक है। तो उसमें हमें क्या नहीं करना है वो ये बता रहा है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में उसका हमें क्या नॉर्म है, उसमें हमें क्या करना है, गवर्नमेंट शैल फॉलो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर। मतलब ये रूल है, उसको हम क्या करना है उस चीज़ का, ठीक है। तो उसको हम नॉर्म कहेंगे। तो नॉर्म इज ए रूल प्रिस्क्राइबिंग व्हाट आउट टू बी डन, मतलब ये बताता है कि क्या करना है, ठीक है। और उस चीज़ को हम नॉर्म्स कहते हैं, और उसके पूरे सिस्टमिक फॉर्म्स को हम क्या कहेंगे, लॉ कहेंगे। तो लॉ इज ए सिस्टम ऑफ नॉर्म्स, ठीक है। अब आउट एंड इज, केल्सन डिस्टिंग्विश बिटवीन इज, डिस्क्राइब फैक्ट्स। मतलब इज क्या कहता है कि डिस्क्राइब फैक्ट्स। एग्जाम्पल इट इज रेनिंग, इंडिया हैज़ 24 स्टेट्स, ये फैक्ट बता रहा है इज मतलब, ठीक है। राम स्टोल मनी, दीज आर फैक्ट्स। आउट में क्या है, प्रिस्क्राइब्स बिहेवियर, मतलब आउट का अगर वर्ड यूज कर रहे हैं तो उसका मतलब होता है कि बिहेवियर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। एग्जाम्पल यू आउट टू स्टॉप, यू आउट टू पे टैक्स, यू आउट नॉट टू स्टील, यू आउट टू स्टॉप, यू आउट टू पे टैक्स, यू आउट नॉट स्टील, ठीक है। लॉ बिलोंग्स टू आउट नॉट इज, इनके हिसाब से लॉ बिलोंग्स टू आउट नॉट इज। इज मतलब फैक्ट हो गया, जो है उसको फैक्ट मानो, और आउट मतलब ये होगा, ठीक है, इसे नहीं करना है, वो एक तरह से आदेश हुआ, ठीक है, कि उसमें ये लिखा हुआ है कि ये नहीं करना है और इसको ये नहीं करना है रूल्स में, ठीक है। किसी रूल्स में अगर आउट लगा हुआ है तो वो हो गया हमारा नॉर्म्स, और नॉर्म्स के सिस्टमेटिक स्टडी को हम लॉ कहेंगे इनके हिसाब से। इज को इन्होंने हटा दिया, लॉ एज इट इज नहीं पढ़ना है, लॉ आउट टू बी जो है उसको पढ़ना है, ठीक है। अब आते हैं लॉ इज ए नॉर्मेटिव साइंस, नेचुरल साइंसेज डिस्क्राइब्स फैक्ट। एग्जाम्पल वाटर बॉयल्स एज 100 डिग्री, लॉ इज डिफरेंट, लॉ टेल्स पीपल्स व्हाट दे शुड डू। अब नेचुरल साइंस से इन्होंने कंपैरेटिव किया है कि जैसे उसमें क्या है कि वाटर बॉयल्स है, ये फैक्ट है, ठीक है, बट लॉ डिफरेंट है, ये कहता है कि ये करना है, what they should do, ठीक है। therefore law is a normative science, ओके। तो इन्होंने कहा नेचुरल साइंस क्या कहता है, वाटर बॉयल्स है, तो ये फैक्ट है, ठीक है, ये बता रहा है। और ये जो नॉर्मेटिव साइंस हमारा जो बोल रहे हैं नॉर्म्स, उन्होंने बोला था नॉर्म्स, तो लॉ को इन्होंने नॉर्मेटिव साइंस का एक नाम दिया, ठीक है। नॉर्मेटिव साइंस, इसमें क्या कहा है कि व्हाट दे शुड डू, उनको क्या करना है वो लिखा हुआ है इसमें। जैसे एक रूल है उसमें लिखा है कि इससे क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। तो इसी को हम करेंगे नॉर्म, और उसी को स्टडी को हम नॉर्मेटिव साइंस का नाम दिए हैं, ठीक है। लॉ एंड मोरालिटी, दिस इज द हार्ट ऑफ केल्सन्स थ्योरी। ही सेज लॉ एंड मोरालिटी आर डिफरेंट। एग्जाम्पल सपोज गवर्नमेंट पासेज रोड टैक्स एक्ट, you dislike paying tax. Morality, you may feel it as unfair. Still, the law remains valid because government has passed. Validity does not depend on morality. Another example, suppose parliament increases income tax. Some people think it is just. Kelson says that opinion is irrelevant. Question is, did parliament have legal authority? If yes, it is law. अगर parliament के पास authority है law बनाने का तो yes, ये valid है। तो वैलिडिटी ऑफ लॉ पे बात करते थे केल्सन। अकॉर्डिंग टू केल्सन एवरी लॉ गेट्स वैलिडिटी फ्रॉम ए हायर लॉ।
मतलब एक लॉ जो हम बनाए उसके ऊपर का जो लॉ है वही उसको वैलिड बनाएगा, अगर वो उसको बना रहा है। अगर कोई और आदमी बना रहा है तो वैलिड नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम्पल में है जैसे म्यूनिसिपल रूल नीचे है, उसको कौन वैलिड बना रहा है? स्टेट लॉ। स्टेट लॉ को कौन वैलिड बना रहा है? पार्लियामेंट एक्ट। पार्लियामेंट एक्ट को कौन वैलिड बना रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर बैठेगा एक बेसिक नॉर्म जिसको हम करेंगे ग्रैंड नॉर्म। एवरी लोअर रूल डिराइव्स अथॉरिटी फ्रॉम इज हायर रूल। अब आते हैं हायरार्की ऑफ नॉर्म्स। हायरार्की ऑफ नॉर्म्स को हम कहते हैं स्टूफेनबाउ थ्योरी, STUFENBAU, स्टूफेनबाउ थ्योरी। दिस इज वन ऑफ द केल्सन्स ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन, that this is the word called German word which is called Stufenbau, means hierarchy of pyramid। हायरार्की या फिर पिरामिड मतलब ऊपर से नीचे तक। विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखें तो सबसे ऊपर ग्रैंड नॉर्म जो बेसिक नॉर्म है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन होगा, पार्लियामेंट स्टेटस, रूल्स एंड रेगुलेशंस, एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑर्डर्स, इंडिविजुअल डिसीजन। तो इस तरह से एक हायरार्की बनेगा। उसी स्टडी को जो हम जो सिस्टमेटिक स्टडी है ऑफ नॉर्म्स, उसी को हम प्योर थ्योरी ऑफ लॉ कहते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली पूरा नॉर्म्स पे डिपेंड होगा, और एक नॉर्म जो है यानी एक रूल जो भी है वो ऊपर वाले लोग इसको वैलिड बनाएंगे। अगर इन्होंने इनको दिया है ऑर्डर तो ये वैलिड होगा, कहने का मतलब अगर इसने ये ऑर्डर बनाया या लॉ बनाया है तो ये वैलिड होगा। तो इसका वैलिडिटी अगर चेक करना है कि ये वैलिड पॉइंट है कि नहीं है, तो हम इसको ऊपर वाले से वैलिडेट करेंगे, ठीक है। तो अब जैसे पार्लियामेंट ने कुछ बनाया तो हम ये चेक करेंगे कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन से अकॉर्डिंग ये वैलिड है। अगर नहीं है तो इसका वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो यही हायरार्की ऑफ जो हमारा नॉर्म्स है उसी को हम क्या करते हैं? स्टूफेनबाउ थ्योरी कहते हैं या हायरार्की ऑफ नॉर्म्स कहते हैं। इन्होंने केल्सन ने इसी को ऊपर फोकस किया था, ठीक है। अब आते हैं एवरी लॉ गेट्स वैलिडिटी फ्रॉम अपर लॉ। एग्जाम्पल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सेज एवरी शॉप मस्ट क्लोज बाय 10 PM। वाई इट इज़ वैलिड? बिकॉज म्युनिसिपल एक्ट ऑथराइज्ड इट, इसलिए वैलिड है। अब म्युनिसिपलिटी एक्ट वैलिड बिकॉज स्टेट लेजिस्लेचर पास्ड इट, ठीक है, तभी ये वैलिड है म्युनिसिपलिटी एक्ट। स्टेट लेजिस्लेटर वैलिड बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइजेस इट। अब कॉन्स्टिट्यूशन वैलिड बिकॉज ग्रैंड नॉर्म इज एक्सेप्टेड, ठीक है। मतलब हम लोगों ने आम जनता ने ग्रैंड नॉर्म को एक्सेप्ट किया है, जिसके कारण कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो एग्जिस्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि लोगों ने एक्सेप्ट किया है। अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो ये वैलिड नहीं होगा। तो सारा जो वैलिडिटी कहाँ से डिराइव होगा? ग्रैंड नॉर्म से, जो बेसिक नॉर्म है। उसके बाद ये चेंज चलेगा हायरार्की का, ठीक है। ग्रैंड नॉर्म इज द बेसिक नॉर्म। दिस इज द कार्लसन्स मोस्ट फेमस आइडिया। ग्रैंड नॉर्म मीन्स बेसिक नॉर्म। इट इज नॉट रिटन, नॉट इनेक्टेड, नॉट बाय द पार्लियामेंट, नॉट पास्ड बाय पार्लियामेंट, नॉट मेड बाय एनी जज। मतलब जो ग्रैंड नॉर्म होगा उसको कोई लिखित में नहीं होगा, ना कोई उसे इनेक्ट किया होगा, ना वो दिखता होगा ना लिखता होगा, बस वो एक हाइपोथेटिकल मीनिंग होगा, एक मानने का तरीका होगा कि हाँ हमने कॉन्स्टिट्यूशन को माना हुआ है, बट वो कहीं लिखा हुआ नहीं है। इट इज एज्यूम्ड। डिफिनेशन: ग्रैंड नॉर्म इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वैलिडिटी ऑफ द इंटायर लीगल सिस्टम, ठीक है। और ये ग्रैंड नॉर्म बेसिकली क्या होता है? जो वहाँ के पब्लिक हुए कि उन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ है उस चीज़ों को। अगर हमने एक्सेप्ट किया ये राजा को, तो ऑब्वियसली बात है जो यहाँ पर ग्रैंड नॉर्म होगा वो दिख नहीं रहा है, बट वो एक्सेप्टेंस एक ग्रैंड नॉर्म बन के है, क्योंकि वो एक वैलिडिटी शो कर रहा है कि हमने इस राजा को वैलिड बनाया हुआ है, ठीक है। अगर हम राजा को नहीं मानेंगे, सत्ता से हटा देंगे, तो फिर वैलिड ख़त्म हो गया उसका। तो अगर उसका वैलिड क्यों है? क्योंकि लोगों ने उसको एक्सेप्ट में लिया हुआ है कि हाँ ये राजा है हमारा और हम इनको मानेंगे। अब ये जो कुछ बनाएंगे तो वो अगर वो वैलिड होगा तो वो कौन चेक करेगा कि राजा ने उसको बनाया? हाँ ठीक है, तो हम वैलिड मानेंगे। और राजा क्यों वैलिड है? क्योंकि हम लोगों ने एक्सेप्ट किया हुआ है कि हाँ हमारे राजा है, ठीक है। सेम उसी तरह से इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव्स ऑथोरिटी बिकॉज पीपल एक्सेप्ट इट। सिंपल सी बात है। देयरफॉर बेसिक एजम्पशन इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑट टू बी ओबेड, ठीक है। दिस एजम्पशन इज कॉल्ड ग्रैंड नॉर्म, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा टॉप पे है, ठीक है, बट कॉन्स्टिट्यूशन ऑट टू बी ओबेड, मतलब हमारा जो एक हाइपोथेटिकल थिंग है कि सारे लोग जो है कॉन्स्टिट्यूशन को ओबे करेंगे, ठीक है। तो यही जो एक्सेप्टेंस है उसको हम ग्रैंड नॉर्म कहेंगे। इन इजी एनालॉजी एग्जांपल में दे रहे हैं। जैसे इमेजिन ए बिल्डिंग, एक रूफ है, फर्स्ट फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर, फाउंडेशन कैन नॉट बी सीन। इनके हिसाब से जैसे ये बोल रहा है कि एक एग्जांपल में रूफ है, फर्स्ट फ्लोर है, ग्राउंड है। रूफ तभी है जब फर्स्ट फ्लोर है, वरना तो नहीं होगा। ग्राउंड फ्लोर है तभी जब फर्स्ट फ्लोर बनेगा, ठीक है। इसका वैलिडिटी ही ये डिफाइन कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद ये कहाँ है? फाउंडेशन पे। अब फाउंडेशन तो ऊपर से हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन वो है, तभी वो ग्राउंड फ्लोर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है।
Foundation cannot be seen, but entire building stand upon its ground norm is like a foundation. Another example, स्कूल रूल्स में है, दिखा रहा है क्लास रूल, स्कूल रेगुलेशन, एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, ग्राउंड नॉर्म। तो सब जगह जो है ग्राउंड नॉर्म बैठा हुआ है टॉप पे, ठीक है। डायनेमिक थ्योरी ऑफ law. Kelsen believes law changes. If Parliament legally amends Constitution, new law becomes valid. Validity depends upon legal procedure, not morality. इनके हिसाब से morality का कोई रोल नहीं है, जो legal procedure से changes होंगे उनको हम accept करेंगे और वो valid होगा। Sanction in Kelsen's theory, law is backed by sanction. Example, if you commit theft, punishment follows. If tax is unpaid, penalty follows. Law prescribes if Y happens. If X happens, Y sanction follows. Difference between Kelsen and Einstein. Einstein हमारे आइंस्टीनियन स्कूल के फाउंडर थे, ठीक है, फादर थे, और हमारे जो है ये एनालिटिकल स्कूल के भी फादर थे, ठीक है, और लीगल पॉजिटिज्म के भी थे, ठीक है। तो आइंस्टीन ने क्या कहा था कि लॉ इज ए कमांड ऑफ सॉवरेन बैक्ड बाय सैंक्शन, वेयरएज केल्सन ने कहा लॉ इज ओनली ए नॉर्म। Sovereign is supreme, constitution is supreme, focus on command, focus on validity. इन्होंने कमांड पे फोकस किया, इन्होंने वैलिडिटी बताया, वैलिडिटी कैसे डिराइव होगा, ठीक है। हैबिट ऑफ ओबीडियंस, हायरार्की ऑफ नॉर्म्स, ठीक है। आइंस्टीन ने कहा सॉवरेन क्रिएट्स लॉ, केल्सन ने कहा एवरी लॉ डिराइव्स ऑथोरिटी फ्रॉम हायर नॉर्म्स, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन केल्सन एंड नेचुरल लॉ, ऑब्वियसली बात है नेचुरल लॉ को ये मानते ही नहीं थे। लॉ कनेक्टेड विथ मोरलिटी, नेचुरल लॉ कहता है कि लॉ कनेक्टेड विथ मोरलिटी, केल्सन कहते नहीं लॉ सेपरेटेड फ्रॉम मोरलिटी। अब इनके लिए नेचुरल लॉ के लिए जस्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है, इनके लिए वैलिडिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो वैलिड है कि नहीं। अगर वैलिड नहीं है तो वो हम नहीं मानेंगे, अगर वैलिड है चाहे वो जस्ट हो अनजस्ट हो उससे फर्क नहीं पड़ता। इसमें गुड लॉ नेसेसरी, इसमें वैलिड लॉ सफिशिएंट। गुड या गॉड या नेचर हमारा सोर्स होता है, इसमें ग्राउंड नॉर्म हमारा मेन सोर्स होगा। मोरल वैल्यूज इसेंशियल, मोरल वैल्यूज इररिलेवेंट है इसमें लिए, ठीक है। अब आते हैं केल्सन डिफरेंस बिटवीन सोशियोलॉजिकल स्कूल। सोशियोलॉजिकल बोले सोसाइटी इंपॉर्टेंट नहीं, इन्होंने कहा नहीं लीगल नॉर्म्स इंपॉर्टेंट है। सोशियोलॉजी वाले बोल रहे हैं कि सोशल वेलफेयर पे फोकस होगा, इनका कहना तो नहीं लीगल वैलिडिटी पे फोकस होगा। सोशियोलॉजिकल स्कूल प्रैक्टिकल इफेक्ट की बात कर रहे हैं, तो केल्सन हमारा लीगल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। सोशियोलॉजिकल स्कूल हमारा लॉ चेंजेस विद सोसाइटी कहते हैं, तो केल्सन कहते हैं लॉ चेंजेस थ्रू लीगल प्रोसेस, ना कि सोसाइटी से, ठीक है। एडवांटेज ऑफ प्योर थ्योरी, साइंटिफिक स्टडी मेक ज्यूरिस्प्रूडेंस ऑब्जेक्टिव, रिमूव्स पॉलिटिकल बायस, जज शुड decide according to law, not personal opinion. Uniform legal analysis, every law tested by same principle, validity. Explain constitutional structure, useful in constitutional law, especially hierarchy of legal rules. Influenced modern constitutional courts, many constitutional courts uses hierarchical legal analysis, ठीक है। क्रिटिसिज्म ऑफ प्योर थ्योरी, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम टॉपिक। इग्नोर्स मोरलिटी, क्रिटिक्स ने कहा कि मोरलिटी हटा दिया इन लोगों ने तो लॉ विदाउट मोरलिटी बिकम डेंजरस। एग्जाम्पल, सपोज पार्लियामेंट लीगली पास ए डिस्क्रिमिनेटरी लॉ, अकॉर्डिंग टू केल्सन इट इज़ वैलिड बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है ये, ठीक है। तो क्रिटिसाइज ने कहा मॉडल लॉ को भी ये पास करा देंगे फिर तो, ठीक है। लॉ कैन नॉट बी आइसोलेटेड, ठीक है। लॉ ऑलवेज इंटरेक्ट्स विथ सोसाइटी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक, रिलीजन। Ignoring these makes a law unrealistic. Grand norm is imaginary. लोगों ने कहा जो who created grand norm? Answer, nobody. It is assumed, therefore critics says grand norm is fictional. Too abstract. Theory explain legal structure, not actual working. Real court consider justice, equity, public policy, human rights. इन सबको हटा के इन लोगों ने चला, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जो है बहुत एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में है, थ्योरी एक्सप्लेन्स लीगल स्ट्रक्चर ओनली, नॉट एक्चुअल वर्किंग। जबकि रियल कोर्ट क्या कंसिडर करता है, जस्टिस, इक्विटी, पब्लिक पॉलिसी एंड ह्यूमन राइट्स। इग्नोर सोशल रियलिटी, जजेस ऑफन कंसिडर पब्लिक इंटरेस्ट, फेयरनेस, सोशल कंसिक्वेंसेज। केल्सन इग्नोर्स दिस, ठीक है। एक जज जो है पब्लिक इंटरेस्ट, फेयरनेस, इन सब चीज़ पे फोकस करते हुए केस देखता है।
whereas केल्सन इग्नोर्स दिस. नो प्लेस फॉर जस्टिस. केल्सन के हिसाब से, हंस केल्सन के हिसाब से जस्टिस का कोई रोल नहीं है इसमें. तो लॉ शुड अचीव जस्टिस. केल्सन से ओनली आस्क इट इज़ वैलिड. उनका एक ही चीज़ पे था कि क्या ये वैलिड है, और वैलिड कौन बताएगा, उसके ऊपर वाले नॉर्म्स. तो बस उनका फोकस बस इतना ही था. नॉट इट इज़ फेयर. उनका फेयरनेस पे कोई ध्यान नहीं था. ठीक है. डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन रिवॉल्यूशन. Suppose constitution changes through revolution, old grand norm disappears, new grand norm appears. Critic asks how. Kelsen says, if new order becomes effective, critics find this weak. ठीक है. अब आते हैं मैकेनिकल थ्योरी. मैनी स्कॉलर सेज लॉ इज नॉट मशीन, लॉ अफेक्ट्स ह्यूमन लाइफ्स. केल्सन स्टडीज ओनली लीगल स्केलेटन. ठीक है. तो केल्सन इनके हिसाब से, मैकेनिकल थ्योरी के हिसाब से, कि उन्होंने खाली सिर्फ लीगल का स्केलेटन को ही स्टडीज किया है. ठीक है. लॉ इज नॉट ए मशीन, इट्स अफेक्ट्स द ह्यूमन लाइफ. फेमस स्टेटमेंट. केल्सन विशेज टू फ्री लॉ फ्रॉम मेटाफिजिकल मिस्ट. ठीक है. तो ये एग्जाम में आ सकता है कि मेटाफिजिकल मिस्ट क्या है. ठीक है. तो मेटाफिजिकल मिस्ट क्या है, यही सारा चीज़ें, मोरलिटी, रिलीजन, फिलोसफी, इथिक्स, इकोनॉमिक्स, ये सारा कुछ. इनके हिसाब से लॉ को इन सब से मिक्स करके नहीं देखना है, लॉ को प्योरली देखना है, फ्री करके किन चीज़ों से, इन सब चीज़ों से फ्री. मिस्ट मतलब धुंध, मतलब जो कन्फ्यूजिंग है पार्ट्स हैं, जैसे जो क्लियरली नहीं दिख रहा है हमें. ठीक है, कि लॉ में है ये. ठीक है. उन सब चीज़ों को हटा के, जो है कन्फ्यूजिंग पार्ट को हटा के, इन्फ्लुएंसिंग पार्ट को हटा के, जो है उनको सीधा एज जो लिखा है उसको हम पढ़ लेंगे, और वो देखेंगे बस, चेक कर लेंगे कि हाँ वैलिड है कि नहीं, और उसको हम पढ़ लेंगे बस. He wanted a scientific jurisprudence, explanations just as biology studies life, physics studies matter, law should studies legal norms only, nothing else. Therefore, he removed ethics, justice, religion, society, sociology, everything. This is why it is called pure theory. सारा चीज़ हटा दिए और सिर्फ प्योर लॉ पढ़ो तो उसे हम प्योर थ्योरी कहते हैं. Has Kelsen only left ओनली ड्राई बोन्स ऑफ लॉ. ड्राई बोन्स ऑफ मतलब कि सब कुछ हटा दिए, सिर्फ ड्राई बोन बचा. मतलब अगर हम सब कुछ हटा देते हैं, जैसे ये मांसपेशी हुआ, ये नस हुआ, ये सब कुछ हुआ, तो अगर हम किसी चीज़ से वो फ्लैश हटा दिए, ये सब कुछ हटा दिए, तो सिर्फ क्या बचा, ड्राई बोन्स. तो वही चीज़ है प्योर थ्योरी, मतलब ड्राई बोन्स बचा हमारा. ठीक है. तो ड्राई बोन्स ऑफ लॉ को, तो दिस इज ए फेमस क्रिटिसिज्म. मतलब ये क्रिटिसाइज ने कहा था कि उन्होंने लॉ को सिर्फ ड्राई बोन्स की नज़र से देखा है. ठीक है. मीनिंग दिस थ्योरी स्टडीज ओनली लीगल फ्रेमवर्क. मतलब एक लीगल स्केलेटन पढ़ा. ठीक है. लॉ का बाकी सब चीज़ों को हटा दिया, जो इन्फ्लुएंसिंग पार्ट है, जिसके हिसाब से लॉ और लोगों के हिसाब से वो सब चीज़ होना चाहिए. ठीक है. ओनली लीगल फ्रेमवर्क, नॉट ह्यूमन्स इमोशंस, जस्टिस, मोरलिटी, सोशल फेयर, कंपेशन, ये सब चीज़ हटाते हैं. ठीक है. अब इजी एनालॉजी. इमेजिंग स्टडिंग ए ह्यूमन स्केलेटन. यू नो बोन्स, स्ट्रक्चर, शेप, बट नॉट ब्लड. ठीक है. तो वही बात है कि आपने एक स्केलेटन का पढ़ाई किया सिर्फ, कि बोन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, शेप क्या है, बट आपने ये नहीं पढ़ा कि ब्लड क्या है, मसल्स क्या है, स्किन क्या है. नो लाइफ. क्रिटिक्स सेज केल्सन स्टडीज ओनली लीगल स्केलेटन. लॉ एक्चुअली लिव्स बिकॉज ऑफ. तो उनके क्रिटिक्स का कहना है कि लॉ जो है तभी एग्जिस्ट करता है जब जस्टिस, मोरलिटी, ह्यूमन वैल्यू, सोसाइटी, ये सब चीज़ें हो तो. ठीक है. हिज थ्योरी लिव्स ड्राई बोन्स ऑफ लॉ. ठीक है. तो एग्जाम में आ सकता है कि क्या क्रिटिसाइज क्यों किया गया इस तरह से इनको, ड्राई बोन्स ऑफ लॉ करके. ठीक है. अब आते हैं केल्सन्स रिप्लाई. ही वुड से, माई पर्पस वॉज नेवर टू स्टडी जस्टिस, माई पर्पस वॉज ओनली साइंटिफिक लीगल एनालिसिस. तो इनका ये टर्म ही था कि इन्होंने साइंटिफिक वे में देखना था जो रेस्पोंडेंट्स को और लॉ को. तो इन्होंने ये इसलिए कहा कि मेरा जो है जस्टिस पे फोकस नहीं था, मेरा पर्पस है साइंटिफिक लीगल एनालिसिस करना. ठीक है. अब एक्सप्लेन केल्सन प्योर थ्योरी ऑफ लॉ. आंसर क्या होना चाहिए. Hence, Kelsen was an Austrian jurist who developed the pure theory of law to make jurisprudence a scientific discipline free from morality, politics, religion, ethics और sociology. मेन फीचर्स क्या था. लॉ इज ए, इनके हिसाब से लॉ इज ए सिस्टम ऑफ नॉर्म्स. लॉ इज ए नॉर्मेटिव साइंस. सेपरेशन ऑफ लॉ फ्रॉम मोरालिटी. हायरार्की ऑफ नॉर्म्स. स्टूफेनबाउ. एवरी नॉर्म्स डिराइव्स वैलिडिटी फ्रॉम हायर नॉर्म. Grand norm is the ultimate source of validity. Validity depends upon the legal procedure. तो बस इतना ही जो इन्होंने कहा है, ये पूरा समराइज्ड है, इन्होंने क्या कहा और क्या चीज़ पे फोकस किया. ठीक है. इनके ये सारे कंक्लूजिंग पार्ट्स थे. तो कंक्लूजन में क्या है. केल्सन सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड द लीगल सिस्टम साइंटिफिकली बट इग्नोर्ड जस्टिस एंड सोशल रियलिटीज.
ठीक है। वो रियलिटीज को हटा के सिर्फ जो एक स्केलेटन पार्ट होता है लॉ का उसको समझे थे, ठीक है। बाकी चीज़ों को हटा के, इसीलिए इनका मतलब विजन ही था सिर्फ हमको बीच का जो कोर कॉन्सेप्ट्स होता है उनको समझना है, ना कि जो ये इन्फ्लुएंसिंग पार्ट है इन सबसे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब एग्जामिनेशन क्वेश्चन 2 है, एक्सप्लेन फुल्ली केल्सन्स प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, राइट मीनिंग, ऑब्जेक्ट्स, नॉर्म्स क्या है, ये सारा कुछ पूछेंगे, ठीक है। अब आता है जैसे मेन क्रिटिसिज्म ऑफ प्योर थ्योरी, तो आंसर में आप क्या लिखोगे कि इन्होंने इग्नोर मोरलिटी को किया, जस्टिस को इग्नोर किया, ग्रैंड नॉर्म इमेजनरी था, कोई हाइपोथेटिकल था, अनरियलिस्टिक लग रहा था, मैकेनिकल था, उन्होंने इंसान को इंसान की तरह मतलब उसमें जस्टिस और ये सब फेयरनेस ये सब चीज़ को हटा दिए, ठीक है। इग्नोर सोशल फैक्ट्स, टू एब्स्ट्रैक्ट, रिवॉल्यूशन प्रॉब्लम था, लॉ कैन नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन, ठीक है। अब है केल्सन्स विशेस टू फ्री लॉ फ्रॉम मेटाफिजिकल मिस्ट, इसको डिस्कस अगर करना है तो आप क्या लिखोगे, एक्सप्लेन दैट अर्लियर थ्योरीज मिक्स्ड लॉ विथ मोरलिटी, रिलीजन एंड फिलोसफी, डिस्कस करें, क्या लिखोगे, कैल्सन आर्ग्यूड दैट द लॉ शुड बी स्टडीड ओनली एज ए सिस्टम ऑफ लीगल वैलिड लीगल नॉर्म्स, ही सेपरेटेड लॉ फ्रॉम एथिक्स, पॉलिटिक्स, सोशियोलॉजी, रिलीजन, मेकिंग ज्यूरिस्प्रूडेंस मोर ऑब्जेक्टिव एंड साइंटिफिक। क्रिटिकल व्यू में लिखोगे ऑफ while this approach brought clarity and precision, critics argue that the law cannot be completely detached from the justice, morality, social values, anything. तो कंक्लूजन क्या हो लिखोगे आप, केल्सन्स थ्योरी सक्सीड इन प्यूरिफाइंग लीगल एनालिसिस बट इज इनकम्प्लीट एज ए कंप्लीट थ्योरी ऑफ लॉ बिकॉज लॉ ऑल्सो सर्व्स ह्यूमन एंड सोशल पर्पसेस। अब आते हैं नया क्वेश्चन, दिस थ्योरी हैज लेफ्ट ड्राई बोन्स ऑफ लॉ डिप्राइव्ड ऑफ फ्लेश एंड ब्लड विच गिव देम लाइफ, इसको आप डिस्कस करें। तो इसमें आप लिखोगे इस तरह से, दिस स्टेटमेंट क्रिटिसाइज केल्सन्स फॉर ट्रीटिंग लॉ एज ए प्योरली फॉर्मल सिस्टम। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखोगे, केल्सन फोकस्ड ऑन लीगल वैलिडिटी, हायरार्की ऑफ नॉर्म्स, ग्रैंड नॉर्म्स, वाइल डेलिबरेटली एक्सक्लूडिंग morality, justice, politics and social duties. While dry bones law is reduced to structure, not substance. Human values and fairness were ignored. Courts often rely on equity, public policy, constitutional values, and that go beyond more validity. Counter argument will go, Kelsen never intended to explain justice or morality. His aim was to create a scientific method for analyzing legal systems. Conclusion, the criticism is partially justified because he operates in society and cannot be understood solely through formal legal rules. Nevertheless, Kelsen's pure theory remains one of the most influential contribution to modern jurisprudence, especially in understanding constitutional hierarchy and legal validity. तो अगर हम इनका सब चीज़ ठीक था, क्रिटिसिज्म सही था इनके ऊपर, बट इन्होंने जो चीज़ दिया कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल हायरार्की और लीगल वैलिडिटी, तो ये आज के टर्म में भी देखा जाए तो ये फॉलो होता है रियल अभी से जोड़ा जाए तो, ठीक है। अब वन लाइनर नोट्स है हमारा, फाउंडर जो प्योर थ्योरी ऑफ लॉ के फाउंडर कौन थे, हंस केल्सन। इन्होंने क्या बुक लिया था, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। एम क्या था, मेक ज्यूरिस्प्रूडेंस ए प्योर साइंस। लॉ इनके हिसाब से इज ए सिस्टम ऑफ नॉर्म्स। नॉर्म क्या है, रूल प्रिस्क्राइबिंग व्हाट आउट टू बी डन। लॉ बिलोंग्स टू आउट नॉट इज इनके अकॉर्डिंग, ठीक है। वैलिडिटी कम्स फ्रॉम ए हायर नॉर्म्स। हायरार्की को हम क्या करेंगे, पिरामिड ऑफ नॉर्म्स यानी स्टेफन बाउ कहेंगे, ठीक है। टॉप ऑफ द हायरार्की में कौन होगा, ग्रैंड नॉर्म होगा, जिसको हम बेसिक नॉर्म भी कहते हैं। ग्रैंड नॉर्म एज्यूम बेसिक नॉर्म अल्टीमेट सोर्स ऑफ लीगल वैलिडिटी, और ये हाइपोथेटिकल होगा, ठीक है। लॉ वर्सेस मोरालिटी कंप्लीटली सेपरेट होगा, लॉ और मोरालिटी, ठीक है। मेजर क्रिटिसिज्म क्या है इसमें, इग्नोर्स मोरालिटी, जस्टिस, सोशल रिलेटिव्स, लीव्स ओनली द ड्राई बोन्स ऑफ लॉ, ठीक है। तो पूरा जो प्योर थ्योरी ऑफ लॉ है सिर्फ इसमें में ही है सब कुछ। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।